हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आपका ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। आप जो भी 10th क्लास के बाद में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, उनको चूज करते हैं, तो आपका कोई न कोई मोटिव होता है। उस मोटिव को लेकर के आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है। तो ये वीडियो उन पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लर्नर्स के लिए है जो स्पेशली साइंस को चूज कर रहे हैं। साइंस में भी दो स्ट्रीम्स हैं, स्पेशली आपकी मैथ्स और बायोलॉजी। तो मैथ्स के लिए आपका ये पर्टिकुलर वीडियो है जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर आपका सेट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आने वाले चैप्टर्स में अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो आपको यदि बेसिक जानकारी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपका जो बेसिक नॉलेज है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो आप क्लियरली एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को देखें, सब्सक्राइब चैनल करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का आपको मिल सके। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर सेट्स यानी समुच्चय। देखिए स्टूडेंट्स, सेट एक कॉमन इंग्लिश का वर्ड है जिसके बारे में लगभग सभी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हम बुक्स का सेट नाम सुनते हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स में हम पर्टिकुलरली किसी क्लास का बुक्स का सेट लेके आते हैं, तो आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाती है कि 6th क्लास का बुक्स का सेट चाहिए, उसको 7th क्लास की बुक्स का सेट चाहिए। ओके, तो इस तरीके से सेट में अपने आप में एक अपनी इंटेंशन है जो ये बताता है कि पर्टिकुलर इस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे 6th क्लास के सेट की बात करूं तो उस सेट के अंदर ना तो 7th क्लास की कोई बुक होगी, ना फिर 8th क्लास की, या फिर किसी दूसरी अदर क्लास की। तो इसका मतलब सेट में एक पर्टिकुलर अपना इंटेंशन है जो किसी स्पेशल कलेक्शन की बात करता है। ओके, तो सेट्स में सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। What is the definition of sets? देखें, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इसमें यह वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी सेट होगा वो, हर किसी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं। किसी भी कलेक्शन को सेट बोलने के लिए उस कलेक्शन का वेल डिफाइंड होना जरूरी है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ठीक तरीके से बताया गया, यानी सुपरिभाषित। कलेक्शन का मतलब समूह है। ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं हो सकती हैं। तो इसको हिंदी में यदि परिभाषित करेंगे तो क्या होगा? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसको हम समुच्चय बोलते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? समुच्चय। अब सुपरिभाषित होने का क्या मतलब है? सुपरिभाषित होने का मतलब ये है कि हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए
जब भी हम किसी कलेक्शंस की या संग्रह की या समूह की बात करते हैं तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज इस कलेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी। यदि थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लग रहा है तो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ कलेक्शंस ले रहा हूं, कुछ संग्रह ले रहा हूं मैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ये है भारत की नदियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडियन रिवर्स। भारत की नदियों का समूह यदि देखना है तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ये किसके बारे में बात कर रहा है, भारत की नदियों के बारे में बात कर रहा है। तो इस समूह में केवल भारत की नदियां होंगी और भारत की नदियां आपकी जानकारी में हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, बनास, चंबल, रावी। इस तरीके से आपकी जो नदियां हैं उन नदियों का जो समूह बनेगा वो एक वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है कि इसमें केवल वही भारत की नदियां सम्मिलित हैं। तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि ये जो संग्रह इसने किया है, ये कलेक्शन है, वो एक सुपरिभाषित है, अच्छी तरीके से परिभाषित किया हुआ है। तो ये संग्रह होगा, उसको हम समुच्चय बोलेंगे, ये समुच्चय होगा। दूसरी बात करते हैं, भारतीय प्रसिद्ध बल्लेबाजों का समूह है, या फिर ऐसे बोलें कि प्रसिद्ध भारतीय बल्लेबाजों का समूह है। अब ये प्रसिद्धि की बात कर रहा है, तो देखो ये जो प्रसिद्धि है वो अलग अलग तरीकों में हो सकती है, अलग अलग फील्ड में हो सकती है। बल्लेबाजी में भी कई टाइप के आपके बल्लेबाज होते हैं, कई होते हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कई बैक फुट पे खेलते हैं, कई मिडिल स्टेप पे खेलते हैं। इस तरीके से अलग अलग वैरायटी होती है बल्लेबाजों की। ओके, कोई किसी फील्ड में यानी बल्लेबाजी के किसी फील्ड में अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है और कोई अलग तरीके से रोल रखता है। तो ये प्रसिद्धि का अलग अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। जैसे हर व्यक्ति है, कोई ये बोलेगा कि MS धोनी बेस्ट प्लेयर है हेलीकॉप्टर शॉट के मामले में, और कोई ऐसा होता है जो सिक्सर्स के मामले में बेस्ट है, जैसे कोई युवराज को बेस्ट मानता है। तो प्रसिद्धि के मामले में हर आदमी का अपना अलग अलग ओपिनियन है। ओके, तो इस मामले में डाउट होगा, क्योंकि जब भी हम बल्लेबाजों का समूह बनाएंगे तो उस समूह में कोई बल्लेबाज तो आ जाएगा और कोई बल्लेबाज नहीं आएगा। जैसे मान लो किसी ए नाम के व्यक्ति ने एक समूह बनाया, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी को रख लिया, ठीक है, सचिन को रख लिया, युवराज को रख लिया। उसने ये कलेक्शन बना लिया कि मेरे हिसाब से भारतीय प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं वो ये हैं। लेकिन किसी बी नाम के आदमी ने वो जो समुच्चय बनाया वो कोई दूसरा बना दिया, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से MS धोनी अच्छा प्रसिद्ध बल्लेबाज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो कलेक्शन कर रहा है वो किसी दूसरे शॉट के हिसाब से कर रहा है। ओके, तो बी वाले में यानी बी नाम का व्यक्ति है वो अपना एक अलग समुच्चय बना सकता है। जैसे कोई बोल सकता है कि राहुल द्रविड़ सबसे बेस्ट है मेरे लिए, जो मेरा सेट है उसमें मैं प्रसिद्धि के मामले में द्रविड़ को प्रसिद्ध बल्लेबाज मानूंगा। कोई ये बोल सकता है कि वीरेंद्र सहवाग है वो मेरे अनुसार प्रसिद्ध बल्लेबाज है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो ये जो भी समूह बनाएगा वो हर व्यक्ति अपना अलग अलग बनाएगा, हर व्यक्ति का अपना समुच्चय अलग अलग होगा। ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि किसी एक ने इसको डिफाइन कर दिया तो वो सेट फिक्स हो गया। जबकि देखो भारत की नदियों के समूह जो था वो एक फिक्स था, चाहे मैं बनाऊं या कोई और बनाए या आप में से कोई बनाए। तो जो भी एक ग्रुप बनाएगा तो उसमें भारत की नदियां फिक्स है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि ए नाम का व्यक्ति अलग नदियों का समूह बनाएगा, क्योंकि भारत की नदियां तो सभी नदियां उसके अंदर आ गई। ओके, तो इसमें प्रसिद्धि के मामले में डाउट रहेगा कि कौन से फील्ड में प्रसिद्धि की बात कर रहा है, फ्रंट फुट पे खेलने वाला बल्लेबाज है या फिर यॉर्कर को अच्छे तरीके से टैकल करने वाला बल्लेबाज है या फिर मिडिल स्टंप पे खेलने वाला है
तो इस तरीके से जो बल्लेबाजों का प्रसिद्धि के मामले में समूह बनेगा वो हर व्यक्ति अपना अलग तरीके से बनाएगा। तो ये एक कैसा नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ओके, तो ये आपका सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सुपरिभाषित की अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अपना समूह बन जाता है। तो ये सुपरिभाषित नहीं है और ये सुपरिभाषित है। आप कोई दूसरा देखें, जैसे मान लो मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं इसका। देखो एक समूह बनाया है, सर्वाधिक खूंखार जंगली जानवरों का समूह है। सर्वाधिक खूंखार जंगली जानवरों का समूह है। अब देखो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप का एक ग्रुप बनने वाला है। जैसे मान लो जो ए नाम का व्यक्ति है वो अपने खूंखार जंगली जानवरों के ग्रुप में डायनासोर को मानता हो कि डायनासोर सबसे खूंखार है, शेर है, चीता है। तो ए नाम के व्यक्ति के लिए डायनासोर है, वो खूंखार जानवर हो गया। लेकिन यदि कोई दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, उसका पाला किसी दूसरे जंगली जानवर से पड़ा हो, राइट, तो बी नाम का व्यक्ति अपना अलग ग्रुप बना के बैठ जाएगा। जैसे मान लो उसके लिए भेड़िया सबसे खूंखार हो गया, ठीक है, भेड़िया उसके लिए सबसे खूंखार हो गया, या फिर जिराफ या अदर टाइप से कोई सा भी ऐसा ग्रुप बना सकता है। तो इस बी नाम के व्यक्ति ने जो ग्रुप बनाया उसमें डायनासोर नहीं आया, उसमें शेर नहीं आया, उसमें चीता नहीं आया। तो बी नाम के व्यक्ति का ग्रुप अलग हो गया और ए नाम के व्यक्ति का ग्रुप अलग हो गया। तो ये ग्रुपिंग अलग अलग होने के कारण ये कोई सुपरिभाषित नहीं हुआ। सुपरिभाषित तो उसके लिए बोलेंगे कि जो फिक्स है, चाहे कोई व्यक्ति भी बनाए उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो समूह बनने वाला है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बनेगा, तो वो सुपरिभाषित नहीं हुआ। इसलिए इस प्रकार के समूह को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे, ये सेट नहीं होगा। ओके, अब देखो जो आपने अभी तक पढ़े हैं, पिछली क्लासेस से आप पढ़ के आ चुके हो। आपने सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का समूह पढ़ा था। तो ये जो प्राकृत संख्याओं का समूह है, क्या ये समूह एक समुच्चय कहला सकता है? बिल्कुल कहला सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं फिक्स होती हैं आपकी। कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये जो समूह बनने वाला है, इसके अंदर चाहे मैं बनाऊं प्राकृत संख्याओं का समूह या कोई और व्यक्ति बनाए, प्राकृत संख्याएं तो फिक्स हैं, हर व्यक्ति के लिए फिक्स हैं। तो ये एक सुपरिभाषित समूह बन गया। तो इसलिए इस समूह को हम समुच्चय बोलेंगे। तो ये आपका सेट होगा। आप जानते हो प्राकृत संख्याओं का समूह होता है, उसके लिए हमने एक नाम दिया था, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हर एक समूह होता है, हर एक समुच्चय होगा, तो उस समुच्चय के लिए कोई न कोई सिंबल होता है। और प्राकृत संख्याओं के लिए हमने कैपिटल एन लिया हुआ है। कैपिटल एन कहीं और से नहीं आया है, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और वहीं से इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? एन। देखो समूह को हम समुच्चय तब बोलेंगे जब वो परिभाषित हो जाए। अभी तक मैंने शुरू में बोला था कि प्राकृत संख्याओं का समूह है, ये प्राकृत संख्याओं का समूह है। अब ये समूह यदि सुपरिभाषित है तो मैं इसी समूह को क्या बोल सकता हूं? समुच्चय बोल सकता हूं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोल सकते हैं इसको। अभी हमने समूह बोला था और अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो समूह है वो सुपरिभाषित है। तो इसका नाम इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा प्राकृत संख्याओं के बाद में
आपके पास में संख्याएं आई थी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा। क्या मैं समुच्चय बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं सुपरिभाषित है, तो यहां पर समूह की बजाय मैं समुच्चय लिख सकता हूं। पूर्ण संख्याओं का समूह है वो समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं सुपरिभाषित हैं। चाहे कोई भी उनका ग्रुप बनाए 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये जो समूह बनाऊंगा वो हर कोई व्यक्ति के लिए सेम होगा, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो ये समूह आपका समुच्चय बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और इसका हमने एक संकेत बताया था, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलते हैं, तो होल नंबर्स के लिए सिंबल होता है W। ओके, तो ये थी आपकी समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी परिभाषा के रूप से, कि कौन सा समूह या संग्रह समुच्चय होता है और किसको हम समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए, कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए थे। n यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, w यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, अभी आपने देखा था। इसके बाद में i या फिर z, ये दोनों ही इसके संकेत होते हैं। i फॉर इंटीजर्स, z फॉर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखो, पहले समूह था पूर्णांक संख्याओं का समूह है। अब मैं इस समूह को समुच्चय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सुपरिभाषित होती हैं, तो इसलिए उस समूह की जगह मैंने क्या लिख दिया है? समुच्चय लिख दिया है। आप जानते होंगे इसके लिए सिंबल होता है, ये वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से हम पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को संकेत के रूप में लिख सकते हैं। तो ये i के बराबर भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको z के बराबर भी लिख सकते हैं। यानी आपको गणितीय भाषा में इस तरीके से संकेत के तौर पे लिखना पड़ेगा, i फॉर दिस सेट, z फॉर दिस सेट, यानी इस सेट को आप शॉर्ट में i लिख सकते हो या फिर z लिख सकते हो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हम। सपोज आपके पास में परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, इसका सिंबल Q होता है, Q फॉर क्वोशेंट, क्वोशेंट यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखो, मैंने इसको भी समूह नहीं बोला है, क्योंकि परिमेय संख्याएं होती हैं वो एक फिक्स होती हैं, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता कि ये परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है। हर किसी का ग्रुप होगा वो सेम बनेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर उसके बाद में अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय भी होता है, ये अपरिमेय संख्याओं के लिए संकेत होता है। उसके बाद में आता है R फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपके संकेत रहेंगे। अभी तक इसमें R तक है, उसके बाद में सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय भी एक आएगा जिसका नाम C होता है, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी तक के लिए आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं। N फॉर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, W फॉर होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया, I या फिर Z किसके लिए? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जिसमें पूर्णांक संख्याएं सम्मिलित हैं, Q फॉर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, T फॉर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, R फॉर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब एक चीज का और ध्यान दें, सपोज आपको ऐसे लिख के दे दिया R प्लस
तो r प्लस जो संकेत है वो किन संख्याओं के समुच्चय का संकेत है? r4 रियल नंबर होता है और इसके ऊपर प्लस लगा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r प्लस की बात कर रहा है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है। धनात्मक वास्तविक संख्याएं आपको याद होंगी, ये आपकी संख्या रेखा होती है जिस पर जीरो होता है। जीरो के जस्ट बाद में पॉजिटिव यानी प्लस वाली धनात्मक संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जीरो के बाद वाली सभी संख्याओं की बात कर रहा है। जीरो के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं, क्योंकि आगे तक चलेगी लाइन, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय बता रहा है। तो यानी जीरो के बाद वाली सभी संख्याओं की बात कर रहा है। जीरो के बाद वाली, जीरो की बात नहीं कर रहा है। ध्यान रखें, जीरो ना तो कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव होता है। जीरो के बाद से वैल्यू पॉजिटिव होती है, जीरो के जस्ट पीछे आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जीरो के बाद वाली संख्याओं की बात कर रहा है। ओके, तो ये संकेत आपका r प्लस हो गया। ऐसे ही r माइनस संकेत की बात करें तो r माइनस का मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है, यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ आपके संकेत होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब देखें एक बात, हर एक चीज का कोई न कोई नाम होता है, हम उसको किसी न किसी संकेत से नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही समुच्चय में भी नाम देने पड़ते हैं, जैसे मैंने अभी दिए थे NW, QT, IZ, R प्लस या R माइनस। तो नाम देते वक्त एक खास बात आपको ध्यान रखनी होती है, जो सेट का नेम है वो हमेशा इससे दिया जाएगा। देखें, कोई भी सेट है उसका नेम यदि आपको देना है तो इंग्लिश अल्फाबेट का आपको कैपिटल लेटर लेना है। ध्यान रखें, कैपिटल लेटर। हमने लिया था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल N। कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N इज द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। ऐसे ही हमने W लिया था। W इज ए फिक्स सिंबल फॉर the whole numbers, set of whole numbers, and W उसके बाद में I for integers, this is the symbol for set of integers, या फिर Z, this is capital Z। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ही सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेना है। Z is also the symbol for set of integers। इसके बाद में Q, that is capital Q, this is the symbol for a set of rational numbers। T, this is the symbol for set of irrational numbers। this is R, capital R, R for set of real numbers। R plus set of positive real numbers, R minus set of negative real numbers। तो अल्टीमेटली बात ये याद रखनी है कि किसी भी सेट को हम दिखाएंगे तो उसमें इंग्लिश अल्फाबेट का आपको कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे लिख दिया, सेट ऑफ वोवेल्स आपको एक सेट बनाना है और उस सेट में रखने क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स रखने हैं। सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में कोई सिंबल होगा और वो भी इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर। तो वोवेल्स की बात कर रहा था, हम इसको कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल V से, कैपिटल V इज द सेट ऑफ
वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ध्यान रखिए आपको ये करली ब्रैकेट इस्तेमाल करना है और इसके अंदर जो वोवेल्स होते हैं उनको शो करना है, दैट इज ए ई आई ओ यू। ध्यान दें स्टूडेंट्स, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है और उसके इक्वल में लगा के उस सेट में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे 11th क्लास के साइंस के मैथ स्टूडेंट के लिए सेट यदि लेके आते हो तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी आपके पास में 5 बुक्स होंगी, तो जो भी चीजें सेट के अंदर होती हैं वो उसके अंदर शो की जाती हैं। जैसे सेट ऑफ वोवेल्स है तो आपको इसको करली ब्रैकेट में दिखाना है और इस सेट में कौन कौन सी वैल्यू होंगी। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स की बात कर रहा है तो इसमें ए आपका इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल होता है, ई आई ओ यू, तो ये आपके 5 एलिमेंट हो गए और इन एलिमेंट्स को आपको कोमा से अलग करके दिखाना होता है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था 11th क्लास के सेट की, तो इसमें फिजिक्स लिखोगे, कोमा केमिस्ट्री लिखोगे, कोमा मैथ्स लिखोगे, कोमा हिंदी लिखोगे, कोमा इंग्लिश लिखोगे और इसको करले ब्रैकेट में डिनोट करोगे। यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आपको कोमा से अलग करके शो करना है, करले ब्रैकेट में इस्तेमाल करना है और बराबर में उस सेट का कोई कोई सिंबल दे दो। सपोज आपने ए नाम दे दिया, ध्यान रखिए कैपिटल नाम देना है, तो ये हमारा सेट ऑफ वोवेल्स हो गया। एक बात का और ध्यान दें, कोमा से अलग दिखाते हैं तो वैल्यू रिपीट नहीं होती है, वैल्यू रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक सेट बनाना है और उस सेट में लेना क्या है, ये जो वर्ड स्कूल है, इस स्कूल वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है, स्कूल वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है। तो स्कूल जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर कौन कौन से लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, उन लेटर्स का सेट बनाओ। तो आप देखें, स्कूल वर्ड को बनाने के लिए एस लेटर का इस्तेमाल हुआ है, सी लेटर का इस्तेमाल हुआ है, एच लेटर का भी इस्तेमाल हुआ है, ओ लेटर का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, कोमा ओ। फिर और कौन से लेटर का इस्तेमाल हुआ है, एल लेटर का इस्तेमाल हुआ है। यानी स्कूल वर्ड बनाने के लिए ये इतने टाइप के डिफरेंट लेटर्स यूज किए गए हैं। मैंने देखो ओ को 2 बार नहीं लिखा है, स्कूल वर्ड को बनाने के लिए एस लेटर इस्तेमाल किया गया, 1 बार लिखा, सी लेटर को इस्तेमाल किया गया, 1 बार लिखा गया है, एच लेटर को इस्तेमाल किया गया 1 बार, ओ लेटर को इस्तेमाल किया गया 2 बार, एल लेटर को इस्तेमाल किया गया 1 बार। तो जो स्कूल वर्ड है उसके लेटर्स को इस्तेमाल करके एक सेट बनाया गया है। अब इस सेट का कोई कोई नाम देना है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। सपोज इसका नाम आपका एच है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, एबीसीडी मोस्टली दिए जाते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। ओके, तो इस तरीके से आपको एक बात ये याद रखनी थी कि जो सेट होता है उसका नेम कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। दूसरी बात, देखिए स्टूडेंट्स,
मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं स्पेशली। एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स ऑफ सेट। सेट के एलिमेंट्स की बात कर रहा है या सेट के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है या फिर सेट के मेंबर्स की बात कर रहा है। ये तीनों चीजें एक ही होती हैं कि सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिससे सेट बना हुआ है, या सेट के कौन कौन से मेंबर्स हैं जो उस सेट में शामिल हैं। तो देखो ये जो हमारा एक सेट लिया था, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एस एक एलिमेंट है, सी भी एलिमेंट है, एच भी एलिमेंट है, ओ भी एलिमेंट है, एल भी एलिमेंट है। या फिर बोल दो एस एक ऑब्जेक्ट है, सी भी एक ऑब्जेक्ट है, एच भी एक ऑब्जेक्ट है, ओ भी एक ऑब्जेक्ट है, एल भी एक ऑब्जेक्ट है। या फिर ऐसे बोल दो एस इज ए मेंबर, सी इज ऑल्सो ए मेंबर, एच इज ऑल्सो ए मेंबर, ओ इज ऑल्सो ए मेंबर, एल इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस सेट, राइट। तो ये तो हो गई इन 3 वर्ड्स के बारे में बात कि ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं या तो एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको देखो, आप इसको अवयव बोल सकते हो, इसको आप वस्तुएं बोल सकते हो, या फिर इसको आप सदस्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो एस एच समुच्चय का एक सदस्य है, सी भी एच समुच्चय का एक सदस्य है। तो इस तरीके से ही हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए आगे, these are represented by small letters of the English alphabet। यानी जो ऑब्जेक्ट के एलिमेंट या मेंबर होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे? स्मॉल लेटर से। ये ध्यान रखें, जो भी एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में कोई सेट ए है, उसमें मेरे पास में एलिमेंट है 1 2 3 4। ये 4 एलिमेंट्स का मैंने सेट बना दिया जिसका नाम क्या दे दिया? ए। तो ये जो आपका इसका मेंबर है, इसको यदि मैं डिनोट करना चाहूं तो स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकता हूं। सपोज स्मॉल लेटर ए इज रिप्रेजेंटेड फॉर 1, स्मॉल लेटर बी इज रिप्रेजेंटेड फॉर 2, let us say that C is 3, small c, this is also a member, small d। यानी कभी भी आपको सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इस्तेमाल करने होते हैं, और सेट का जो नाम होता है उसके लिए कैपिटल लेटर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्री? ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी थी। सेट का नेम देना वो कैपिटल लेटर से देना है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यदि आप कोई अदर नाम देना चाहो तो इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर इस्तेमाल करके ही उनको नाम देना है। ओके, अब एक स्पेशल फ्रेज आता है एप्सिलॉन। देखिए इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज ए ग्रीक लेटर। अब ये किसका सिंबल होता है? ये क्या किस चीज को बताएगा? जैसे कैपिटल लेटर होता है वो तो सेट को बताता है, और स्मॉल लेटर होता है वो उस सेट के पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को बताता है। एप्सिलॉन किसकी बात करेगा? सपोज मेरे पास में एक सेट है 1 2 3 4। ओके, एप्सिलॉन की बात करता हूं मैं, तो इसके लिए देखो ये बात होती है 1 एप्सिलॉन ए। इसका क्या मतलब है? ये 1 और ए को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बारे में रिलेशन बता रहा है कि 1 और ए के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, 2 और ए के बीच में क्या रिलेशन है वो बता रहा है। तो आप देखोगे कि 1 एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 सेट ए से बिलोंग करता है क्योंकि 1 इसका एक मेंबर है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये तो हो गया आपका सेट ए, ये हो गया 1। ये जो सिंबल है
ये सिंबल बता रहा है इसको, बिलोंग्स टू। हम इसको मैथ्स में सिंबल के तौर पे लिखेंगे और उसका मीनिंग ये निकालेंगे दैट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 2 ए सेट का मेंबर है तो हम बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे सपोज मान लो आपके पास में यदि मैं लिख दूं 7 और ए, तो 7 का और ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि 7 ए में है ही नहीं, तो आप लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 7 इसका मेंबर नहीं है। आप इसको यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 7 है वो बिलोंग नहीं करता है। आपने सिंबल पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो ऐसे ही आपको ये समझना है 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 7 ए से बिलोंग नहीं करता है। तो ये एप्सिलॉन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात थी। ये सिंबल बार बार हम यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में मेथड्स हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड आपने जो मैंने बताया है उसको पढ़ लिया है। वो पहला मेथड था आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखो आपने जो अभी एलिमेंट्स को लिखा था कैपिटल एच एस सी एच ओ एल, तो इसमें देखें आपने एलिमेंट्स को कोमा से अलग करके डिनोट किया था। एक ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, और उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको कोमा से दिखाते हैं। तो ये जो तरीका होता है वो तरीका आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म होता है। दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इज ऑफ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ओके, दिस इज कैपिटल एच, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टेबुलर फॉर्म। सपोज आपके पास में कैपिटल एन है, कैपिटल एन वाज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। अब ध्यान रखें इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। बहुत सारे इसमें नंबर्स आएंगे, तो हम सारे नंबर्स तो लिख ही नहीं सकते हैं, सारे नंबर्स लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 3 डॉट लगाने होते हैं। 3 डॉट लगा करके आप ये बता सकते हैं कि ये जो सेट है वो कोई यहां तक लिमिटेड नहीं है, इसके बाद में वैल्यू और आएगी और वैल्यू आएगी और वैल्यू आएगी और वैल्यू आएगी, आगे और चलती रहेंगी। तो ये आपका जो सेट कभी टर्मिनेटिंग नहीं होता, जो रुकता नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसमें डॉट लगा दें, राइट। तो इस तरीके से ये सेट आपका कैसा सेट बना, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, थोड़े से नहीं है जिनकी हम काउंटिंग कर सकें। ये जो सेट है वो आपका फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, काउंटेबल हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं आसानी से। एस सी एच ओ एल आपके पास में ये लिमिटेड यहीं तक खत्म हो गया, एल के बाद में और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये एल तक फाइनाइट हो गया, लिमिटेड हो गया। तो जो सेट लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट को आप हिंदी में ये बोल सकते हो, दिस इज फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। और इनफाइनाइट सेट आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपरिमित समुच्चय। ओके,
तो ये जो भी तरीका होगा जिसमें कर्ली ब्रैकेट लगाए गए हों और एलिमेंट्स में कोमा लगा करके उनको अलग अलग शो किया गया हो, तो इस तरीके के जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। जो नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट मेथड है, वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें, आपकी क्लासेस की कंटिन्यूस शुरुआत हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जो भी इंटरेस्टेड हों वो फटाफट इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि रेगुलर कंटिन्यूस स्टडीज़ की मिलेगी आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।